हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को उद्वेलित किया हुआ है, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो घटनाएं घट रही हैं इस टाइम, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका भी दबाव में है। यूक्रेन के अंदर हर पल लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कब रशिया उनके ऊपर अटैक कर देगा। ये एक ऐसा विषय है जिसकी पृष्ठभूमि, जिसकी बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है और क्यों बहुत सारे देश इस समय कुछ ऐसी घटनाएँ जो घट सकती हैं, उसकी वजह से वो थोड़े विचलित नज़र आते हैं। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ में एक बहुत ही विद्वान मौजूद हैं, जो हैं डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर शुक्ला, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हेलो। नमस्कार। सर, नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मुझे लगता यस। है कुछ नेट की समझ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हाँ, बरोबर सुन रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। ओ ओके। डॉक्टर केतन शुक्ला फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और कई देशों में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इस समय सारा का सारा माजरा चल रहा है और बहुत टेंशन पूरी दुनिया में व्याप्त है, तो हम चाहेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेंशन सारी क्यों है? रशिया और यूक्रेन के बीच में माजरा क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इन्हीं बातों को समझेंगे आज डॉक्टर शुक्ला से, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं और उनके पास इन चीज़ों का बहुत लंबा-चौड़ा अनुभव है, विदेश नीति का अनुभव है, विदेशी मामलों को समझने की जो चीज़ सूक्ष्म पकड़ होती है, वो भी उनके पास है। डॉक्टर शुक्ला, माइक आपके साथ में है। आप बताइएगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों हो गई है और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम 2014 से शुरू हो गया था, पर सडनली जी, पैनिक इसलिए हुआ कि बिदेन ने जब 1 साल अपना समाप्त हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, में कहा कि रशिया कैन अटैक एंड माइल्ड इनकर्जन कैन हैपन। जी, इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई इमीडिएटली 2-3 घंटे में, और लास्ट 10 दिन से अब सभी जगह ग्लोबली यूक्रेन का इश्यू सबसे महत्व का है। हमने जी, 2021 का जब फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन किया था, कहा था कि यूक्रेन ये 2022 में एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और हम शायद बहुत जल्दी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी, यूक्रेन का प्रॉब्लम 2014 में जब शुरू हुआ, उसका रीज़न ये था कि विक्टर यानुकोविच जो उनका प्रेसिडेंट था, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रिमूव हुए, और इसके साथ-साथ 3 घटनाएँ घटी। एक 2003 में जॉर्जिया में रोज़ रिवॉल्यूशन हुआ, किर्गिस्तान 2005 में टुलिप रिवॉल्यूशन हुआ, और सबको पता है जी, कि 2004 में यूक्रेन में भी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको ये लोग ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहते हैं। जी, रशिया की जो उसी टाइम इमीडिएटली आप देखोगे तो 2014 में पुतिन ने क्रीमियन रिपब्लिक को एंड स्वास्प को एनेक्स कर दिया। जी, साथ-साथ एक महत्व की एक और घटना बनी जो लोगों के ध्यान के बाहर गई, वो 2014 में रशिया ने चाइना के साथ 38 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो 35 साल तक जी, चलेगा, और उसकी $400 बिलियन डॉलर कॉस्ट चाइना देगा। अब जी, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी परिस्थिति क्या है। तो अभी रशिया के 1 लाख सोल्जर, हेवी एयरक्राफ्ट, आर्मामेंट, डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा हुआ है, जो जनरली होता नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोग कहते हैं इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट कोई सॉवरेन जी, कंट्री के सामने पहली बार जी, रशिया ने किया है। तो इसमें जी, पुतिन की मानसिकता है, ये बहुत ज़रूरी है। जी, पुतिन जब 1990 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, उसके बाद बने, तो आज के दिन में वो यूरोपियन सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, और 1999 बाद वो प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर से प्रेसिडेंट बने, और अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में 2036 तक पुतिन प्रेसिडेंट रह सकते हैं। जी, पुतिन की आइडियोलॉजी जो है, पुतिन का बर्थ जो हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में, उनका आइडियल है पीटर द ग्रेट, और पीटर द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग बनाया। तो इस जी, ये जो आप हम यदि इतिहास में जाए, तो बैटल ऑफ पॉम में 1709 में कार्ल गुस्ताव पहली बार
एक वॉर हारा पीरियड का महान किंग है वो, और फिर पीटर ने पूरे रशिया को बना। तो पुतिन की जो जी, मानसिकता है वो अब ओल्ड इंपीरियलिज्म जैसी कह सकते हैं कि वो रशिया को वापस जो पहले उनका स्थान था वहां लाना लाना चाहते हैं, पर दुर्भाग्य जी, से उनकी इकोनॉमी उनका साथ दे नहीं रही है। और आज के दिन में चाइना नंबर 1 और 2 पे है। पर महत्व की बात है कि रशिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है आज के दिन में वो जी, नंबर 2 पे तो है ही। तो ये सब जी, चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि पुतिन ने 2008 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में कि यूक्रेन इज लिटिल रशिया। जी, वो यूक्रेन, बेलारूस और मतलब स्टेट को अपना एक रशिया का ग्रेट एम्पायर जो पहले था उसका ही एक भाग पार्ट मानते हैं, जो जी, कि यूक्रेन में बहुत चीजें चेंज हो गई है। यूक्रेन के लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, और वहां पे जो उनके उधर ईस्टर्न बॉर्डर रीजन में 2 स्टेट थे, वहां पे हाँ रशियन जी, लोग ज्यादा रहते थे। तो इसका पुतिन ने एक बहुत ज्यादा लाभ लिया। अब इसमें नाटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पुतिन का ये मानना है कि गोर्बाचोव ने जब डिसॉल्व किया तो हाँ उन्होंने जी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो इस यूरोप में आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग थी, पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ये पुतिन जी, का मानना है, पर जो नाटो और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। आज के दिन जी, में नाटो 57% मिलिट्री स्पेंडिंग है ग्लोबल, और 2014 में वेल्स में एक डिसीजन लिया था कि 2% जीडीपी का हर एक नाटो कंट्री 2024 तक स्पेंडिंग का, जो 1.7% एवरेज आज 2020 में पहुंच गए हैं। अब नाटो जी, में 2004 में लटाविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, बल्गेरिया और रोमानिया ने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जो मिसाइल्स है, ये मिसाइल ट्रीटी जो जी, 1972 में हुई थी, वो जी, ट्रीटी बुश ने एब्रोगेट कर दी। तो ये अगेन बहुत महत्वपूर्ण चीज है फॉरेन पॉलिसी कि रशिया को ये लग रहा है डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, तो रशिया के पास नाटो और अमेरिका दोनों जी, नाटो में एक जी, आर्टिकल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जी, कहता है कि कोई भी मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री को सपोर्ट करने के लिए उसकी सपोर्ट में मिलिट्री एड, आर्म अटैक इसमें कर सकता है। और जी, ये जी, फर्स्ट टाइम बिल्कुल, 9/11 के बाद ये आर्टिकल यूज किया गया था। जी, आर्टिकल 4 है जिसमें ये है कि कंसल्टेशन, तो इसमें इराक, सीरिया और क्रीमिया के टाइम पे ये कंसल्टेशन हुआ था। तो ये जो आर्टिकल 4 एंड 5 है, पुतिन की सबसे ज्यादा चिंता नाटो ये 2 आर्टिकल है, और एक जी, पार्टनरशिप फॉर पीस है कि जिसके अंदर सर्बिया, सेंट्रल एशियन कंट्री और यूक्रेन आते हैं। जी, अब बिल्कुल, यूक्रेन ने ये कहा है कि वी विल नॉट वेट फॉर एवर। यूक्रेन अभी नाटो ज्वाइन नहीं कर सकता, वो अमेरिका भी मानता है और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो बिल्कुल, इसमें पुतिन का मकसद क्या हो सकता है या स्ट्रेटेजी क्या है? तो इसमें यह है कि ईस्टर्न रीजन और क्रीमिया में जितना रिस्पांस नाटो और अमेरिका को करना चाहिए था वो हुआ नहीं। दूसरी जी, चीज ये हुई कि अफगानिस्तान में से अमेरिका वापस आ गया। अमेरिका में आज के दिन में सभी चैनल 1 साल से सबसे ज़्यादा डिस्कस जो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के बारे में कर रहे हैं। तो पुतिन ने ट्रम्प को प्रेसिडेंसी में उनका जो रोल रहा है, वो काफ़ी लोग आज भी चर्चा करते हैं, और जो 6 जनवरी को अमेरिका में डेमोक्रेसी पे जो सबसे बड़ा अटैक हुआ, 30 से जी, 40% लोग आज के दिन में भी ये मान नहीं रहे। तो पुतिन को ये लगा कि अब सिचुएशन जो है, वो थोड़ी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के बाद पूरी इकोनॉमी सभी कंट्री की बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से जा रही है। अमेरिका में जी, इन्फ्लेशन 7% पे है, यूरोप में इन्फ्लेशन है। तो जो एनर्जी क्राइसिस हो सकती है, उससे अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल ये क्राइसिस का हो सकता है। तीसरी जी, चीज़ ये हुई है कि जब ट्रम्प थे, तो सभी को मालूम होगा कि ट्रम्प काफ़ी जो डिक्टेटर होते हैं रशिया या नॉर्थ कोरिया के किम जो और पुतिन से बड़े प्रभावी है। उन्होंने एक फिनलैंड में स्टेटमेंट दिया था कि आई विल ट्रस्ट मिस्टर पुतिन मोर देन केजीबी एंड सीआईए, जो एक बहुत प्रेसिडेंट के लिए अनयूजुअल चीज है। पुतिन को यह भी शायद लगता हो कि अमेरिका में
ये जो मिड टर्म इलेक्शन हो उससे पहले ऐसी कुछ घटना घटे कि जिससे सेनेट और कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी जा सकती है, और ये एक बहुत ही अगेन बिडेन की प्रेसिडेंसी में इम्पोर्टेंट चेंज होगी। जर्मनी में चांसलर नए आए हैं कोर्स, तो इसके लिए ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें आप कहे कि सटल डिप्लोमेसी, तो बिल्केन यूक्रेन गए, उसके बाद जर्मनी गए और स्विट्जरलैंड में उन्होंने लावरोव से मीटिंग की। पर ये सब जी, मीटिंगों का कोई नहीं हुआ है। उसके पहले बिडेन ने पुतिन से टेलीफोन पे बात की, और जिनीवा के जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो काफी सीरियस नेगोशिएशन चल रहा है, जिसके अंदर पहले यूएस सेक्रेटरी शेरमान और रशियन डेलीगेशन की मीटिंग हुई। उसके बाद जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन, वो भी यूक्रेन गए, उन्होंने भी मीटिंग की है। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका चिंतित तो है, पर अब सबसे जो जी, स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो जॉन साकी जो उनकी स्पोक पर्सन है अमेरिका के व्हाइट हाउस के, और बिल्केन, उन्होंने और बाद में बिडेन ने भी क्लैरिफाई किया है कि कोई भी घटना घटी और बॉर्डर क्रॉस की तो स्विफ्ट एंड सीवर रिएक्शन होगा, जो लग रहा है, क्योंकि बिडेन बाई जी, पार्टीजन मीन्स रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी आज दिन में एक की कोई चीज सुनने को तैयार नहीं है। पर यूक्रेन के केस में दोनों पार्टी एक साथ है। बिडेन की इमेज को थोड़ी डेंट लगी अफगानिस्तान के बाद, तो वो भी एक। तो दूसरी चीज, लोग, मैंने हमेशा कहा है कि बिडेन के बारे में कि वो 26 साल की उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्टाइज है, और जितने लगते हैं इतने सौम्य बहुत ही है, पर वो शास्त्री जी जैसे टॉप भी है। और ये चीज हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबको ध्यान रखनी चाहिए कि बिडेन के रिस्पॉन्स होते हैं, उन्होंने डिसाइड किया ऐसा अफगानिस्तान से निकल जाना है, वो निकल गए। तो ये एक चीज है कि अब पुतिन के पास ऑप्शन क्या है। फिलहाल यूक्रेन में परिस्थिति ऐसी है, ये सब स्लाविक रीजन है, सब स्लाविक लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही लोग यूक्रेन के, कहीं लोगों के रिश्तेदार रशिया में, कहीं रशियन लोग यूक्रेन में रहते हैं। बिल्कुल। यूक्रेन में अभी टेंशन नहीं हो रहा है, उसकी दो वजह है। एक तो उनके प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि पैनिक नहीं हो जाए, तो हमें जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये देखनी चाहिए कि इसमें क्या यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कर सकता है, और क्या पुतिन के पास ऑप्शन है। तो दो चीजें हैं कि 2014 के बाद G8 से रशिया को निकाल दिया था, अब G7 हो गया। जी, दो महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, तो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, तो रशिया अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाए हैं, जो ज्यादा जी, सैंक्शन लगे तो चाइना की हेल्प के बावजूद भी रशिया की एक क्रिपलिंग इकोनॉमी हो सकती है। और दूसरा, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, कि जिसको यूक्रेन को बाईपास के लिए रशिया ने बनाया है, वो फाइनल स्टेज में है। तो जी, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये रहेगा कि इसमें जर्मनी क्या लेगा। अब यदि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जाए, तो जी, जर्मनी ऐसी है कि वो अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। साथ में जर्मनी ये भी कह रहा है कि हम मेडिकल हेल्प करेंगे, मेडिकल सप्लाई भेज दिया है। पर नॉर्थ स्ट्रीम पे 2 का मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा, और एनर्जी मिनिस्टर इन पार्टी के हैं जर्मनी में। साथ साथ फ्रांस का स्टैंड काफी स्ट्रांग है, ब्रिटेन ने हेल्प भेजनी शुरू की है, अमेरिका ने भी 90 आर्मामेंट 2 दिन में भेजा है, और बाकी चीजें भी वो अफगानिस्तान के जो हेलीकॉप्टर है वो भेज रहे हैं। साथ साथ वो ईस्टर्न यूरोप से भी अपने जी, आर्मी मूवमेंट कर सकते हैं। जी, चाइना ने ये स्टेप लिया है, उन्होंने एक तो बेलारूस एक्सरसाइज करने का ऐलान किया है। चाइना, ईरान और रशिया ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की है, और जी, जो सैन्य है, अब हमें ये चीज ये देखनी पड़ेगी कि ये इमीडिएटली कब हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले 3 चीजें होगी। एक तो बहुत बड़ा साइबर अटैक जो थोड़ा बहुत हुआ है वो, दूसरा मिस जी, इन्फॉर्मेशन इन द यूक्रेन, और तीसरा कि बॉर्डर के ऊपर अभी तक रशिया ने अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जैसे ब्लड बैंक है, हॉस्पिटल्स है, वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो हाँ, कुछ दिनों तक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक वो नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि इस बार 2014 की तरह यूक्रेन का रिस्पांस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन के लोग लड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका बहुत ही हैवी अमाउंट में सप्लाई करेगा, और रशिया अफगानिस्तान से दो चीजें सीखा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल
जी, एंड अर्थ मिसाइल्स काफ़ी डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, काफ़ी कैज़ुअल्टीज़ हो सकती है। तो यूक्रेन में आज के दिन में इमीडिएटली अटैक करना वो बहुत ही मुश्किल है। पर जी, पाउडर केक सिचुएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई सोच नहीं सकता था। एक सर्बियन ने बिल्कुल, ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस को मार दिया और पूरी दुनिया में जी, तबाही मच गई। इस तरह की चीज़ों में कल बिडेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम पे मीटिंग की है। जैसे मैंने बताया कि बाई पार्टीज़न सपोर्ट भी है। तो जी, अब अगले कुछ दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन एक ट्रम्प की वजह से 2017 में नाटो के जो यूरोपियन कंट्री है, वो भी जी, थोड़े बहुत जो अलायंस था, वो पहले जैसा नहीं रहा है। जो बिडेन ने काफ़ी रेक्टिफाई किया है, बिल्किन की काफ़ी मीटिंग हो रही है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट किसको होगा? तो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री है, यूरोपियन हंगेरी, पोलैंड, रोमानिया एंड पर्टिकुलरली मोल्दोवा, इस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया। तो जो 1990 में स्थिति थी उससे ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं। जी, ईस्टर्न यूरोप जी, के जी, जो भी कंट्री है, उनको यूरोपियन यूनियन से बहुत हेल्प मिली है। बल्गारिया, बिल्कुल, रोमानिया, इवन हंगेरी और पोलैंड में अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट है, जो पुतिन ने शायद सोचा होगा, पर उनकी भी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही सुधर गई है। तो ये सभी कंट्री आज के दिन में यूरोपियन यूनियन और डेमोक्रेसी को ज़्यादा पसंद करेंगे। पुतिन बिल्कुल, के पास जो ऑप्शन वो मुझे लगते हैं कि काफ़ी कम हो रहे हैं। अब पुतिन को कोई फेस सेविंग फॉर्मूला अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन को देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा है नहीं। जब इतना बड़ा बिल्कुल, उन्होंने सैन्य भेज दिया है, तो अब इसमें कैसे करे सके? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है। तब तक ये जी, डेमोक्रेसी स्वॉर्ड की तरह सबके सर पे जी, लटकता रहेगा। पुतिन ने 3-4 मांगी है। एक तो कोई कंट्री नाटो जॉइन नहीं करे। ये मुश्किल लग रहा है मुझे कि 21वीं सदी में सॉवरेन कंट्री नाटो जॉइन नहीं करे, वो उनकी अपनी मर्जी है और इसके बारे में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बहुत क्लियर है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल इसके पर डिस्कस करने को अमेरिका तैयार है और ये है कि शायद इसमें कोई लंबा डिस्कशन हो, जो उसने उनको 2004 में निकाल दिया था, तो उसके बारे में शायद डिस्कशन हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अभी ग्रेजुअली 3-4 महीने तक ऐसी परिस्थिति रहे, बाद जी, में मेरे ख्याल से धीमे-धीमे डी-एस्केलेट करे। तो इसमें ये है कि ये जो सिचुएशन है उसको इतना हम रोलिंग बैक ना इमीडिएटली ट्रूप को पुतिन के लिए डिफ़िकल्ट है। इसीलिए जी, यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के लोग हैं काफ़ी शांति से बैठे हैं। यूक्रेन को नाटो में भी जॉइन नहीं करना है। इसलिए 10 या 20 साल का मॉरेटोरियम दे सकते हैं, पर वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। क्योंकि बिडेन ने अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस की थी और ये डेमोक्रेसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्किन ने एक चीज़ कही है, मैं रिटर्न रिप्लाई दूँगा। अमेरिकन न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आप रिटर्न रिप्लाई में हम गारंटी दें, जिसको आप डिक्लेयर जी, नहीं करोगे। अब जी, इस बात पे अमेरिका कितना रिस्क लेगा और क्या होगा, ये कहना मुश्किल है, पर फेस सेविंग फॉर्मूला के शायद पुतिन मान जाए। किसी कंडीशन में नाटो अपने ट्रूप और मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्टर्न यूरोप के कंट्री में नहीं करेगी। जी, तो ये चीज़ भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबको हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो जर्मनी का स्टैंड एनर्जी क्राइसिस की वजह से थोड़ा बहुत इतना अभी स्ट्रांग नहीं है। फ्रांस की 85% एनर्जी न्यूक्लियर से आती है और मेरे ख्याल से मैक्रोन इलेक्शन आ रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। बोरिस जॉनसन भी स्ट्रांग है, पर उनकी खुद की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी डामाडोल है अभी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पार्टियाँ की है। रशियन पब्लिक भी ज़्यादा मेरे ख्याल से वॉर नहीं चाहती है, क्योंकि जी, पुतिन का एक जो प्लस पॉइंट है, जो बहुत कम लोगों को पता है, जब पुतिन आए, तो उन्होंने पहले 10 साल में उनकी इकोनॉमी 72% बढ़ाई, रियल इनकम फैक्टर 2.5 बढ़ा, रियल वेज ट्रिपल हो गए और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हाफ हो गए। ये जी, उन्होंने अपनी शुरू के 10 साल में किया है। तो जी, पुतिन नहीं चाहते वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो। और ये चीज़ें सर्वे आ सकते हैं, जैसे हम इंडिया में इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन में तो शायद 90% 95% रशियन पब्लिक वांट्स
एंड सपोर्ट, पर जी, ओवरऑल वहाँ भी रशियन पब्लिक ये नहीं चाहती है कि कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे इकोनॉमी सैंक्शन लगे और सिचुएशन बहुत खराब हो। तो एम्बेसडर ये मेरा साहब मानना है 3-4 महीना ये एम्बेसडर साहब, करे। मैं एक हाँ बात जी, कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन में भी बहुत रशियन पॉपुलेशन है और उनको तो पासपोर्ट भी मिले हुए है। हैं रशिया के, देखा जाए तो। तो हाँ जी। वहाँ भी एक बहुत बड़ी लॉबी है जो ये वॉर नहीं चाहती एक्चुअली, देखा जाए तो। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ये है कि रशिया का क्या हुआ है कि वहाँ भी रशियन जो लोग थे, तो अब ये आपने देखा जी, कि क्रिमिया और बाकी दो डोनबास रीजन में जो रशियन हाँ। थे, उनका रशिया के साथ वो पासपोर्ट था, सभी था। पर बाकी के जो रशियन बाकी रीजन में वो इतने इंटरेस्टेड है नहीं है। पर एक दूसरी चीज़ है कि उनका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और बाकी कुछ जो यूक्रेन के 2014 के पहले के पॉलिटिशियन है, लाइक मिकोवा एंड आजरोव एंड अदर, तो ये भी अभी ब्रिटेन में उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसको अमेरिका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है कि ये लोग यूक्रेन जी, में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज करने की रशिया कोशिश कर सकती है। जी, तो जी, ये जी। प्रेशर के बीच में वो नहीं हो, इसलिए बाकी यूक्रेन की प्रजा भी नहीं चाहती, क्योंकि यूक्रेन भी वहाँ का सबसे रिचेस्ट जो सोवियत ब्लॉक में था, जिसको हम जी, लोग पूरे स्कूल में पढ़ा था, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और डिफेंस इंडस्ट्री बिल्कुल। बहुत बड़ी थी, नहीं रही है। तो वहाँ के लोग भी नहीं चाहते हैं, रशिया के लोग भी इतना नहीं चाहते हैं। पुतिन ने ये जो स्टेप लिया है, इस स्टेप में कोई फिर सोचना नहीं पड़ेगा, लगता है डिप्लोमेसी 3-4 महीने तक चलती रहेगी। जर्मनी अपना स्टैंड थोड़ा और क्लियर करेगा यदि नॉर्ड स्ट्रीम में, जी, तो जी, उसके बाद पुतिन के पास मेरे ख्याल से ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत क्रिपलिंग होती है, उनका सर्बिया का एक्सपीरियंस है। रशिया को भी पता है कि इसकी वजह से पुतिन काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं। पर उन्होंने सीरिया में असाद को हेल्प की, तो जो ट्रम्प के टाइम में पुतिन की अचीवमेंट्स है कि उन्होंने क्रीमिया ले, पर उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। सीरिया में उनको काफ़ी अच्छी बड़ी सक्सेस मिली है, और किर्गिस्तान और बेलारूस में भी फिलहाल उनका जो कहता है कि पहले जो उनको जो चाहत है, वो थोड़ी बहुत पूरी हो रही है। पर उनको पुतिन को ये भी डर है कि जो नाटो आगे आएगा, तो फिर बेलारूस, वहाँ भी आपने देखा कि लोग इतने खुश नहीं हैं। किर्गिस्तान में भी खुश नहीं, और ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, सेंट्रल एशिया में भी लोग डेमोक्रेसी की माँग कर सकते हैं। सो पुतिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। चाहते हैं कि बाकी के स्टेट को भी एक मैसेज चला जाए कि ज़्यादा यहाँ पे अभी फिलहाल अगले कुछ डिकेड के लिए उनकी 2036 तक अपनी प्रेसिडेंसी है, हेल्दी है, फिट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, फ्लुएंट जर्मन है, जूडो उनका शौक रहा है। तो उनकी एक इमेज है, जो कहते हैं पीटर द ग्रेट की तरह एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, और ये उनकी एम्बिशन है। एक बहुत ट्रिविया है, पर वो इम्पोर्टेंट है कि पुतिन प्रेसिडेंट कैसे बने। तो उन्होंने जो अपने मेंटर थे, एनाटोली सोवचुक को, उनको उन्होंने लाया था, और इसीलिए येल्त्सिन ने ये सोचा था कि पुतिन उन सब का भी इसी तरह करेंगे। तो पुतिन की एक बहुत महत्व, और बाद में उसने खोडोवस्की का 5 ले लिया। तो पुतिन करप्शन के, ये नहीं कहता हूँ, उनके भी कहीं, पर रशिया को ग्रेट बनाना ये उनकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उनको लगता है 1990 वाज़ ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ओलिगार्क को काफ़ी, उन्होंने रशियन पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो रशिया की पहले की महानता, वो नंबर 1 और 2, पर एक बहुत आज एक दूसरी चीज़ बनी है कि इड्सा में कल एक मैंने कुछ नहीं सुना था कि वो जो उन्होंने जर्मन के चीफ ऑफ नेवी ने स्टेटमेंट दिया था, आज उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो ये रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये एक चीज़ है कि जर्मनी में जो सोच है कि शायद वो माइलस्टोन लेके, मुझे लगता है कि नई जो डिस्पेंसन है, उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जर्मनी पहले की तरह बहुत दूर नहीं रह सकता है, कि उनका भी सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस है। वो मिलिट्री हेल्प नहीं करेंगे, पर स्पेंडिंग शायद बढ़ सकता है। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे स्टार वॉर हुई थी, तो रीगन ने कुछ वॉर नहीं की थी। उन्होंने अपना डिफेंस बजट इतना बढ़ा दिया था कि फिर रशिया अपने आप टूट गया था। तो जैसे मैंने बताया कि 57% बजट नाटो का है, वो बजट यदि 3% तक ले गए, तो इतना बजट आगे ले जाना चाइना या रशिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और रशिया को एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, और हमें भी देखना चाहिए कि 2008 तक पुतिन यूरोपियन यूनियन के साथ जाने को बहुत कीन थे।
जो यूरोपियन यूनियन ने उनको इतनी तवज्जो नहीं दी। ये नहीं, पुतिन ये नहीं चाहेंगे कि चाइना इतना बड़ा हावी, क्योंकि उनको साइबेरिया साइड में प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। सो उनको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा कि 10 साल बाद यदि चाइना के साथ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, तो भी ये भी चीज़ एक उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी और रखते होंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कुछ इनकर्जन हो सकता है थोड़ा बहुत, पर उसमें इमीडिएटली रिएक्शन तो होगा ही। और फुल स्केल, लार्ज स्केल पर इसमें ये कहते हैं कि डेमोक्लिस वॉर है, और मैंने जैसे कहा कि हिस्ट्री में कोई कुछ नहीं कह सकता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक सर्बियन एनार्किस्ट ने एक क्राउन प्रिंस को मार दिया था, कुछ हो जाए, पर मेरे ख्याल से परिस्थिति कंट्रोल में रहेगी। और ये पर आगे जाके अभी अब हम देखते हैं 1 महीने इसमें वेट एंड वॉच जैसा है, पर सिचुएशन बहुत ही टेंस है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज के दिन में जो डिस्कशन में 10 दिन में है वो यूक्रेन है। तो मेरे दर्शकों को हिस्टोरी और पूरी चीज़ की काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, और फिर बिल्कुल, हम देखते हैं बिल्कुल। आगे कुछ डेवलपमेंट बिल्कुल होंगे, मिली है डिस्कस और करेंगे। यूक्रेन और रशिया इस टाइम बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। इट कैन लीड टू एनी सिचुएशन इन द वर्ल्ड, एम्बेसडर साहब। और ये आपने बात बिल्कुल सही बताई है कि ये इस समय क्या कहते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट की लेवल पे पहुंच चुका है और कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी लगता है कि ऐसे में एक एंजेला मर्केल जैसी लीडरशिप होती यूरोप में इस टाइम, तो थोड़ा-सा बात करके मामला सुलझा सकती थी। शी वाज़ अ वेरी मैच्योर लेडी एंड अ, शी वाज़ अ मिरेकल एक्चुअली। तो उनकी जैसी लीडरशिप जो होती है बैलेंस क्रिएट कर सकती है। अभी यहाँ पर ज़रूरत ये होगी, अभी जो फ्रेंच या जर्मन लीडरशिप है या रशियन लीडरशिप है, अमेरिका है, कि कोई बैलेंस को क्रिएट किया जाए ताकि बात बन जाए और जो कुछ बड़ा जो धमाका होने जा रहा है उसको रोक लिया जाए। कम से कम डी एस्केलेशन की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और ज़्यादा एस्केलेशन किया तो मामला बिगड़ जाएगा और पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होगी। फिर एक के बाद एक चीज़ें घटती जाएँगी ज़रूर। और चीज़ें बिगड़ जाएँगी। आपका कोई आखिरी कमेंट एम्बेसडर साहब? मेरा ये कमेंट है कि जर्मनी का जो स्टैंड है वो थोड़ा एंजेला मर्केल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ग्रीन पार्टी उसमें है। मैक्रोन भी भी एंजेला मर्केल का एक जो स्टैंड था वो काफ़ी ट्रेड की ओर था। जैसे उन्होंने चाइना की 13 विज़िट की है, रशिया के साथ। सो मुझे लगता है कि वो अपना स्टैंड जितना जल्दी क्लियर करेगा, तो उससे रशिया पे ज़्यादा प्रेशर आएगा। और बिडेन भी शायद विज़िट कर सकते हैं यूरोप की, पर मुझे लगता है कि अमेरिका, नाटोज़ को और पर्टिकुलरली यूरोपियन के जो मेजर कंट्री है, उन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, और इकोनॉमिक सैंक्शन की या उनकी जो भी है, वो थोड़ा कॉन्क्रीट आएगा, तो ये मामला थोड़ा सुलझ सकता है। कोई ना कोई फेस सेविंग फ़ॉर्मूला देनी पड़ेगी, जो मैंने कहा कि इंटरमीडिएट मिसाइल और इस बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी कुछ चीज़ें करके ये मामला मेरे ख़्याल से पुतिन को कोई फेस सेविंग फॉर्मूला 10 साल का कुछ मॉरेटोरियम, क्या हम ये स्टेटस को ये नहीं कहेंगे जॉइन कर सकते हैं, एनीवन कैन जॉइन, पर कुछ स्टेटस को और ऐसा करके मुझे लगता है, आशा रखते हैं कि 3-4 महीने में परिस्थिति तो पहले से थोड़ी सुधर जाएगी। ऐसा मुमकिन है, पर वेट एंड वॉच है, हमें देखना पड़ेगा उसको। और हम होप फॉर बिल्कुल, बेस्ट और बिल्कुल, प्रिपेयर बिल्कुल फॉर द आपने सही वर्स्ट, जो कहा। है वो कहना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, ये थी एक बातचीत हमारी एम्बेसडर केतन शुक्ला जी के साथ में, जिन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच में जो मसला इस समय चल रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में समझाया कि अल्टीमेटली इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं ज़रूरत है डी एस्केलेट करने की, ताकि इस बड़े मसले को और ज़्यादा बढ़ने से रोक लिया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एम्बेसडर केतन शुक्ला जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे नमस्कार। साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को सारी जानकारियाँ दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी थैंक यू, नए विषय के साथ और नए मुद्दे के साथ और नए मेहमान के साथ। हमारे साथ बने थैंक यू, रहिएगा। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। नमस्कार।